और इन सभी कारणों की वजह से लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के सामने में, हमारे लाइफ इंश्योरेंस के अभिकर्ताओं के सामने में और एजेंसी मैनेजर के सामने में 3 सबसे बड़ी कठिनाइयां और 3 सबसे बड़ी समस्याएं पैदा हो चुकी हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक पाचकड़े स्वागत करता हूं आशीष मुद्रा सेल्स एकेडमी के इस विशेष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम इस विशेष कार्यक्रम में बात करने वाले हैं कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थिति पर, उसका लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के ऊपर क्या परिणाम हुआ, इसके ऊपर अभिकर्ता के लाइफ पर इसका क्या परिणाम हुआ है, अभिकर्ता के कार्य प्रणाली पर इसका क्या परिणाम हुआ है, एजेंसी मैनेजर्स के कार्य प्रणाली पर इसका क्या परिणाम हुआ है, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। और इस विपरीत परिस्थिति से लड़कर हम सक्सेसफुली इससे कैसे उभर पाएंगे, इसके बारे में हम ये विशेष चर्चा करने वाले हैं। आज के इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है आशीष मुद्रा सेल्स एकेडमी के फाउंडर श्री आशीष मुद्रा जी। आशीष मुद्रा एक सेल्स कोच और बिजनेस ग्रोथ कंसल्टेंट है। वो पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर है, लेकिन साथ साथ उन्होंने इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में मेरिटोरियस पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हासिल की है। आशीष मुद्रा जी को 19 साल का सेल्स एक्सपीरियंस है। वो सेल्स कोच होने के साथ साथ उनको सेल्स में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। पिछले 13 सालों से आशीष मुद्रा जी सेल्स ट्रेनिंग और बिजनेस कोचिंग के क्षेत्र में कार्यरत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि कोविड पैंडेमिक की वजह से लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के ऊपर क्या परिणाम हुआ है, हमारे अभिकर्ता बंधुओं के कार्य प्रणाली पर उसका क्या परिणाम हुआ है, और हमारे विकास अधिकारी, एजेंसी मैनेजर्स, सुपरवाइजरी स्टाफ के ऊपर इस पैंडेमिक का क्या असर होने वाला है या क्या असर हुआ है। इस विपरीत परिस्थिति में भी या इस पैंडेमिक की वजह से आने वाले समय में जो भी विपरीत परिस्थितियां निर्माण होगी, उसमें हम बिजनेस कैसे करें, उससे हम उभर कर कैसे आए, इसके बारे में बहुत महत्वपूर्ण चर्चा दोस्तों आज इस कार्यक्रम में हम आशीष मुद्रा जी से करने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत है आशीष जी आपका इस कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। आप तो जानते ही हैं कि कोविड-19 की पैंडेमिक महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है जी, जिससे ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर, इंडियन इकोनॉमी के ऊपर, सारे विश्व की सारी इकोनॉमीज के ऊपर काफी परिणाम हुआ है। तो इस पैंडेमिक का हमारे लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री पर क्या परिणाम हुआ है, उसका हमारे अभिकर्ताओं पर क्या परिणाम हुआ है, उसका हमारे एजेंसी मैनेजर्स के ऊपर क्या परिणाम हुआ है, मैं ये जानना चाहूंगा आशीष जी कि आप इसको किस तरीके से देखते हैं। जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा विवेक जी आपने। दोस्तों नमस्कार। कोविड-19 पैंडेमिक के वजह से हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर में बहुत जोरदार प्रभाव पड़ा है, बहुत जोरदार नेगेटिव असर हुआ है, और सिर्फ हमारी अर्थव्यवस्था पर ही नहीं, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इस कोरोना वायरस ने बहुत जबरदस्त तरीके से बुरा प्रभाव डाला हुआ यूं है कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों से लेकर छोटी कंपनियों तक के भी हर जगह बड़ी तादाद में पे कट्स और ले ऑफ्स की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से बेरोजगारी का जो प्रमाण है वो बहुत ऐतिहासिक तरीके से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से लोगों की जो परचेसिंग पावर है वो कम हो रही है, बहुत तेजी से कम हो रही है। लोगों की ग्लोबल डिमांड जो है वो कम हो चुकी है, जिसकी वजह से इंडस्ट्री के ऊपर में बहुत बुरा प्रभाव। और जैसा कि आप जानते हैं कि भारत की 99% जो इंडस्ट्री है वो MSME है, यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज है, और यहाँ पर नौकरी की बहुत जबरदस्त कटौती हुई है। और इस मास अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, हिस्टोरिक मास अनएम्प्लॉयमेंट के वजह से इकोनॉमी के ऊपर में जबरदस्त पूरा प्रभाव पड़ रहा है, और जिसका प्रभाव हमारे इंश्योरेंस इंडस्ट्री के ऊपर भी पड़ना स्वाभाविक है। हुआ यूं है कि ये ह्यूज जॉब कट्स और पे कट्स की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गया है, लोगों की परचेसिंग पावर बहुत कम हो चुकी है, और इसके वजह से लोगों का सेल्स पर्सन के प्रति रेजिस्टेंस काफी बढ़ गया है। और बहुत बड़ी बड़ी जो ब्रांड्स थे उनको ये समझ में आ गया कि अभी मार्केटिंग में आपको पैसा डाल के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि लोगों की जो रिसेप्टिविटी है एडवर्टीजमेंट की, मार्केटिंग की, प्रमोशन के लिए जो लोगों की जो रिसेप्टिविटी होती है वो बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हो चुकी है। आज लोगों की मार्केटिंग की जो टैक्टिक्स है
कितनी भी टैक्टिक्स है, एडवर्टीजमेंट की जो टैक्टिक्स है, वो लोगों के मन के ऊपर उतना प्रभाव नहीं कर पा रही है जब सामान्य तरीके से अर्थव्यवस्था चल रही थी। तो कोविड 19 की यह महामारी, उससे पैदा होने वाली सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन की समस्या और इसकी वजह से ग्लोबल डिमांड में आई हुई कमी और इन सब के फलस्वरूप इकोनॉमी में एक जबरदस्त स्लो डाउन और अनएम्प्लॉयमेंट और इन सभी कारणों की वजह से लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के सामने में, हमारे लाइफ इंश्योरेंस के अभिकर्ताओं के सामने में और एजेंसी मैनेजर के सामने में तीन सबसे बड़ी कठिनाइयां और तीन सबसे बड़ी समस्याएं पैदा हो चुकी है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 17-18 जुलाई को भारत में कोरोना के 24 घंटे में मरीजों की संख्या 35,000 का आंकड़ा छू चुकी है। टोटल संख्या हमारे यहाँ पे 10 लाख को क्रॉस कर चुकी है। हालांकि अच्छी बात यह है कि 67-68,000 लोग रिकवर भी कर चुके हैं, लेकिन 27,000 के करीब में लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। लेकिन आने वाले समय में ये आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है और बढ़ने की संभावना है, जिसके वजह से लाइफ इंश्योरेंस का मार्केट आने वाले समय में और भी श्रिंक होने की संभावनाएं मुझे नजर आ रही है। लेकिन हमें घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि मार्केट भले कितना भी श्रिंक क्यों न हो, मार्केट में अच्छी तरीके से काम करने वाले, प्रोफेशनल तरीके से काम करने वाले अभिकर्ताओं के लिए बिजनेस हमेशा रहेगा। हालांकि बॉटम ऑफ द पिरामिड का जो बिजनेस है वो बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हो चुका है और आने वाले समय में ये बुरा प्रभाव जारी रहेगा। इसलिए आने वाले समय में मार्केट भले श्रिंक होगा और बॉटम ऑफ द पिरामिड और मिडल ऑफ द पिरामिड में बिजनेस काफी कम होगा, लेकिन हमें घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मार्केट हमेशा रहेगा। लाइफ इंश्योरेंस का भी करताओं के लिए मार्केट हमेशा रहेगा। सिर्फ हमें क्या करना होगा, टॉप ऑफ द पिरामिड के ऊपर में, अपर मिडिल क्लास और रिच क्लास के ऊपर हमको फोकस करना पड़ेगा, जहां से आने वाले समय में हमको काफी अच्छा बिजनेस मिल सकता है। ये हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल या फिर एचएनआई वो लोग होते हैं कि ऐसी छोटी मोटी कोविड जैसी समस्याओं से 2-3 साल भी वो बिना इनकम के रहने के बावजूद भी उनकी आर्थिक परिस्थिति काफी मजबूत होती है। तो आने वाले समय में हमको घबराने की जरूरत नहीं है। बॉटम ऑफ द पिरामिड और मिडल ऑफ द पिरामिड से हमारा ध्यान थोड़ा कम कर कर हमें एचएनआई के ऊपर में, टॉप ऑफ द पिरामिड के ऊपर में अगर हमने ध्यान दिया तो आने वाले समय में अभिकर्ताओं को अच्छा बिजनेस मिल सकता है, भले ही मार्केट में इकोनॉमी की हालत कैसी भी हो। तो दोस्तों, लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से लोगों की परचेसिंग पावर में कमी और उसके वजह से लाइफ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस के अभिकर्ताओं को बढ़ता हुआ विरोध, इन सभी कारणों की वजह से मार्केट में इंश्योरेंस बेचने के लिए अपॉर्चुनिटीज काफी कम हो रही है। ये सबसे बड़ा परिणाम हमारे इंश्योरेंस इंडस्ट्री और अभिकर्ताओं के ऊपर हो रहा है और आने वाले समय में ये परिणाम और ज्यादा बढ़ने की आशंका है। और दोस्तों, मार्केट में सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटीज कम होने के साथ साथ और लोगों का, ग्राहकों का इंश्योरेंस के प्रति रेजिस्टेंस बढ़ने के अलावा भी तीसरी सबसे बड़ी समस्या है कि आने वाले समय में लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कंपटीशन काफी बढ़ सकता है। जैसा कि आपने जाना, ऑलरेडी मार्केट श्रिंक हो चुका है, तो इसलिए वजह से कंपटीशन तो बढ़ने ही वाला है। मार्केट में कंपटीशन बढ़ने का एक सबसे बड़ा कारण मैं आने वाले समय में ये देखता हूँ कि बढ़ती हुई एम्प्लॉयमेंट की वजह से मार्केट में रिक्रूटमेंट काफी जबरदस्त तरीके से कम हो चुका है और आने वाले समय में ये रिक्रूटमेंट में कमी जारी रहेगी। इसके वजह से जो प्रोफेशनल लोग हैं और जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो यूपीएससी एमपीएससी की परीक्षा का तैयारी करने वाले जो लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो ब्राइट स्टूडेंट है, वो सारे लोग अल्टरनेटिव्स देखेंगे और लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी से बेहतर अल्टरनेटिव्स शायद और ही कोई उन्हें मिल सकता है। आने वाले समय में जो लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जो रिक्रूटमेंट होगा वो हाई क्वालिटी रिक्रूटमेंट होने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि आने वाले समय में जो कॉर्पोरेट से जिनको नौकरी की कटौती हो चुकी है, ऐसे अच्छे पढ़े लिखे और अनुभवी लोग लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ज्वाइन करेंगे और ये लोग एग्जिस्टिंग फोर्स से ज्यादा प्रभावशाली साबित होने की संभावना है, क्योंकि ये लोग काफी पढ़े लिखे और काफी अनुभवी है। आशीष मुद्रा जी, आप गए 19 साल से लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री से बहुत करीबी से जुड़े हुए हैं। पैंडेमिक के सिचुएशन में अभिकर्ताओं के व्यवहार में तथा एजेंसी मैनेजर्स के बिहेवियर में क्या चेंजेस आए हुए हैं, इसके बारे में आपका क्या नजरिया है, ये हम जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल पूछा विवेक जी। पिछले कुछ महीनों से
2 महीनों से ऊपर हो गया है, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि लाइफ इंश्योरेंस के ज्यादातर अभिकर्ता ये एक शेल में चले गए हैं। अपने आप के चारों बाजू इन्होंने एक दीवार सी पैदा कर दी है। दोस्तों, मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत सारे लाइफ इंश्योरेंस के अभिकर्ता जो है इस पैंडेमिक की समस्या को और उससे उत्पन्न हुई परिस्थिति को एक इनडेफिनेट हॉलिडे, अनिश्चितकालीन छुट्टी की तरह ले रहे हैं। दोस्तों, ये आपके लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। जब मार्केट में बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज कम है, तब थोड़ी देर के लिए आपको एंजॉयमेंट करना ये सही बात हो सकती है, लेकिन 3-4 महीनों तक के बिजनेस के बिना रहना ये अभिकर्ताओं के लिए काफी धोखादायक साबित हो सकता है। हाल ही के दिनों में मैं फेसबुक के ऊपर अभिकर्ताओं के ग्रुप की मैं स्टडी कर रहा था, तो मुझे एक ग्रुप के ऊपर में एक बड़ा बैनर दिखाई दिया जिसमें लिखा था कि अंटिल फर्दर नोटिस एंजॉय एवरीथिंग। लेकिन दोस्तों, एंजॉयमेंट की भी एक अपनी मर्यादा होनी चाहिए। 8 दिन, 15 दिन, 1 महीने के ऊपर में आपने बिजनेस से दूर नहीं रहना चाहिए। दोस्तों, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि कोई भी शस्त्र को आप अगर उपयोग किए बिना अगर वैसे ही छोड़ दे तो कुछ समय पश्चात उसके ऊपर जंग लग जाता है। दूसरा उदाहरण आपको दूं कि आप जो है लाइफ इंश्योरेंस का अभिकर्ता है, उसमें एक सोल्जर की तरह, एक सिपाही की तरह होना चाहिए। लेकिन आपको जैसे मालूम होगा कि सिपाही क्या करते हैं। सिपाही हमेशा लड़ते तो नहीं है। जब युद्ध काल नहीं होता है तब शांति काल होता है, और शांति काल में सिपाही क्या करते हैं? क्या वे आराम करते हैं? नहीं। क्या वे सिर्फ एंजॉयमेंट करते हैं? बिल्कुल नहीं। जब युद्ध का समय नहीं होता तो शांति काल होता है, और शांति काल में भी जो सिपाही होते हैं वो हमेशा ट्रेनिंग करते रहते हैं, हर दिन अपने आप को मजबूत करते रहते हैं, हर दिन अपने अस्त्र शस्त्र की ट्रेनिंग करते हैं, उनको ठीक करते हैं, उनको बेहतर करते हैं, नए नए अस्त्र शस्त्र वो एक्वायर करते हैं, उनको चलाने की प्रक्रिया सीखते हैं, उनको चलाने का ट्रेनिंग लेते हैं, ताकि जब भी युद्ध का समय हो वो उसके लिए पूरी तरीके से तैयार हो। लेकिन मैं देख पा रहा हूं कि पिछले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में लाइफ इंश्योरेंस के अभिकर्ता का आचरण, लाइफ इंश्योरेंस अभिकर्ताओं का बिहेवियर इसके पूरा विपरीत है। लाइफ इंश्योरेंस के अभिकर्ता एक सिपाही की तरह बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं, और रिन्यूअल के भरोसे वे पूरी छुट्टियों का आनंद ले रहे हैं। दोस्तों, आप बिजनेस नहीं कर सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप आने वाले भविष्य में बिजनेस को बढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्तों, आप थोड़ा सा क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करें, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करें, और थोड़ा सा अपने से आगे बढ़कर हमारे ग्राहकों के बारे में सोचें, तो आप इस परिस्थिति में भी बहुत कुछ कर सकते हैं, जिसका फायदा आपको आने वाले भविष्य में हो सकता है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। आशीष जी, आपने एकदम दुरुस्त कहा, लेकिन पैंडेमिक की इस सिचुएशन को, अनप्रेसिडेंटेड, अभूतपूर्व सिचुएशन को फेस करने के लिए लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री शायद तैयार नहीं थी। हमारे अभिकर्ता तथा हमारे एजेंसी मैनेजर्स इसके लिए तैयार नहीं थे। इसलिए मैं ये जानना चाहूंगा कि आने वाली परिस्थिति को, विपरीत परिस्थिति से उभरने के लिए आप उनको क्या सलाह देंगे? उन्होंने अपने कार्य प्रणाली में क्या बदल करने चाहिए? उन्होंने अपना कार्य कैसे करना चाहिए? यह मैं आपसे जानना चाहूंगा सर। दोस्तों, आज ये कोविड-19 की वजह से जो सामाजिक समस्या, सामाजिक दूरी की समस्या उत्पन्न हुई है, ये लॉकडाउन की समस्या उत्पन्न हुई है, ऐसे में मैं आपसे बिल्कुल नहीं करूंगा कि आप जाके तुरंत में जाके अपना एक्टिव सेलिंग शुरू कर दे और लोगों को अपनी इंश्योरेंस बेचना शुरू कर दे। जी बिल्कुल नहीं। लेकिन जब आप बिजनेस नहीं कर रहे हो तो 2 काम आप जरूर कर सकते हैं। सबसे पहला काम, अपने सेलिंग स्किल्स को आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपके पास आज इतना समय है जितना पहले कभी नहीं था। इस समय का आप सदुपयोग करके अपने सेलिंग स्किल्स को आप बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं। सेल्स की नए नए टूल्स और टेक्निक को आप खोज सकते हैं, सीख सकते हैं और उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप आने वाले समय में जहां से आपको ज्यादा बिजनेस मिलने की संभावना है, उन कस्टमर्स के बीच आपकी जो गुडविल है, आपकी जो प्रतिमा है, उसको बेहतरीन करने का, उसको निर्माण करने का और उसको मजबूत करने का प्रयास आप कर सकते हैं। गुडविल जनरेशन और आपके गुडविल को मैक्सिमाइज करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है जो आपने इस खाली समय में करना चाहिए। आशीष जी, ये बहुत ही क्रांतिकारी विचार है। इस पैंडेमिक के दौरान जब हम एक्टिवली सेल्स परस्यू नहीं कर सकते हैं, तब हमने हमारे स्किल्स के ऊपर फोकस करना चाहिए, हमारे स्किल्स डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना चाहिए, और साथ ही में हमने गुडविल जनरेशन के प्रोग्राम को हाथ में लेना चाहिए।
मुझे लगता है कि ये बहुत ही क्रांतिकारी विचार है। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा कि हमारे अभिकर्ता और हमारे एजेंसी मैनेजर्स गुडविल जनरेशन के लिए एग्जैक्टली क्या करें? कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से जो इकोनॉमिक स्लोडाउन पूरी दुनिया में हो चुका है, उसके वजह से बॉटम ऑफ द पिरामिड और मिडल ऑफ द पिरामिड में बिजनेस में काफ़ी कमी आने वाली है। तो आपको ये सोचना होगा कि आने वाले समय में आपको लाइफ इंश्योरेंस का बिज़नेस सबसे ज़्यादा कहाँ से मिलने वाला है। मेरे विचार में ये बिज़नेस आपको हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स यानी टॉप ऑफ द पिरामिड यानी अपर मिडल क्लास और रिच क्लास में आपको मिलने वाला है। तो मेरे विचार में आपने गुडविल जनरेट करने के लिए सबसे पहले इन लोगों की समस्याओं के ऊपर में ध्यान देना चाहिए। जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स है वो किस किस प्रकार के प्रोफेशन से आपके इसमें बिलोंग करते हैं, क्या वो बिजनेसमैन है, क्या वो प्रोफेशनल्स है तो वो उनकी समस्याएं क्या है, इनके ऊपर में आपने सोचना चाहिए, इनके ऊपर में आपने थोड़ा रिसर्च करना चाहिए। आपके जो पुराने क्लाइंट्स है, आपके जो जान पहचान के लोग हैं, उनसे बात करना चाहिए। एचएनआई लोगों के साथ में और ऐसे बिजनेसमैन लोगों के साथ में डील करने वाले अन्य बिजनेसमैन जो आपके जो दोस्त है, उनसे आपने पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए कि आपके जो आने वाले प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स है, जो एचएनआई प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स है, उनकी समस्याएं क्या है। ये तो हो गया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट आपने ये करना चाहे कि ये जो समस्या है आपके जो प्रोस्पेक्टिव एचएमआई क्लाइंट जो फेस कर रहे हैं या फिर आने वाले समय में उनके सामने में वो समस्याएं आ सकती है, उन समस्याओं का समाधान आपको कहां पर मिल सकता है, इसके बारे में आपको थोड़ा रिसर्च करना चाहिए, जानकारी निकालना चाहिए। और जब आपको आपके प्रोस्पेक्टिव एचएमआई कस्टमर्स के प्रॉब्लम के बारे में जानकारी हो जाती है, तो उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मदद करनी चाहिए। अगर आप इन प्रॉब्लम का डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं दे सकते हैं तो इनडायरेक्ट तरीके से आप उनके सॉल्यूशंस का माध्यम आप बन सकते हैं। वो किस तरीके से बन सकते हैं इसके बारे में आपने थोड़ी खोजबीन करनी चाहिए, क्योंकि आज मार्केट में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल की समस्याओं को दूर करने के लिए अपनी सर्विसेज देते हैं। आपको ऐसे लोगों का पता लगाकर, उनकी सर्विसेज का पता लगाकर, उनसे जो भी मार्गदर्शन बेसिक क्यों ना हो, वो समाधान जो है उसको खोजकर आपको अपने प्रोस्पेक्टिव ग्राहक तक कर पहुंचाने का काम करना चाहिए। एक दूध का भी काम आपने कर दिया, एक मैसेंजर का भी आपने काम कर दिया, तो एक गुडविल जनरेशन जेस्चर साबित होगा। तो इस तरह दोस्तों गुडविल जनरेट करने के लिए सिर्फ दो चीजें आपको करनी है, आपके प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स के और विशेषतः हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की समस्याओं को आपको पता लगाने का है और उन समस्याओं का समाधान उन तक पहुंचाने के लिए आपको जरिया बनना है। अगर आप डायरेक्टली अगर समस्या सॉल्व कर सकते हैं, सुलझा सकते हैं तो वेल एंड गुड। अगर आप डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट आप उनकी समस्याओं को सुलझाने का एक माध्यम बनने का प्रयास जरूर आपने करना चाहिए। आशीष जी, स्किल डेवलपमेंट और गुडविल जनरेशन के इस कार्य में आशीष मुद्रा सेल्स एकेडमी हमारे अभिकर्ताओं की क्या मदद कर सकती है? जरूर विवेक जी, मैं जरूर बताऊंगा आपको। जैसा कि मैंने पहले कहा है, हमारे लाइफ इंश्योरेंस के अभिकर्ताओं के सामने में तीन सबसे बड़ी समस्या है। पहली तो है लेस अपॉर्चुनिटीज, दूसरी है इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस और तीसरा है इंक्रीजिंग कंपटीशन। तो इन तीनों समस्याओं से लड़ने के लिए हमने एक कोर्स डिजाइन किया है, एक सेल्स ट्रेनिंग कोर्स डिजाइन किया है, जिसमें हम तीन स्ट्रेटेजीज के ऊपर में काम करने के लिए अभिकर्ताओं को मदद करते हैं। सबसे पहली स्ट्रेटेजी है आउटशाइन, दूसरी स्ट्रेटेजी है आउटरीच और तीसरी स्ट्रेटेजी है आउटस्किल। आने वाले समय में अगर आपको बिजनेस करना है तो वो बिजनेस आपको टॉप ऑफ द पिरामिड पर मिलेगा, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के बीच मिलेगा, और इन हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के बीच आपको बिजनेस करना है तो आपको काफी कंपटीशन का सामना करना पड़ सकता है। तो आउटशाइन का मतलब ये है कि आउटशाइन की स्ट्रेटेजी का मतलब ये है कि आपको अपने आप को इस काबिल बनाना पड़ेगा ताकि आप अपने कॉम्पिटिटर से आप अपने कस्टमर को बेहतर नजर आए। आप में कुछ ऐसा काबिलियत होना चाहिए, आपने कुछ ऐसा काम करना चाहिए, ऐसी कुछ गुडविल जनरेट आपने करना चाहिए कि बाकी कॉम्पिटिटर से आप बिल्कुल अपने आप को अलग साबित कर पाए, अपने आप को आप बेहतर साबित कर पाए। तो पहला ये गुडविल बढ़ाने की जो स्ट्रेटेजी है आउटशाइन, इसको हमने इस कोर्स के अंदर में अंतर्भुत किया है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आउटरीच। मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि ये सही समय है जब आप बिजनेस नहीं कर सकते हैं लेकिन ज्यादा से ज्यादा उन लोगों तक आप पहुंच सकते हैं, उन हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स तक आप पहुंच सकते हैं जिन तक आपने पहुंचने की आज तक शायद हिम्मत नहीं की या फिर आज तक आप किसी कारण से नहीं पहुंच पाए। ये जो एचएनआईज है, ये जो बिजनेसमैन है, ये बड़े जो प्रोफेशनल लोग हैं,
इनको आपने ज्यादा से ज्यादा तादाद में कांटेक्ट करने की आवश्यकता है और वो गुडविल जनरेशन की उद्देश्य से आपने कांटेक्ट करने की आवश्यकता है और गुडविल जनरेशन करने के लिए आपको कुछ सॉल्यूशंस उनको प्रोवाइड करने की आवश्यकता है। तो ये सॉल्यूशंस के साथ में, ये रेडीमेड सॉल्यूशंस के साथ में एचएनआईज को अप्रोच करने के लिए हम लोगों ने ये स्ट्रेटेजी बनाई है जिसको बोलते हैं आउटरीच। इस स्ट्रेटेजीज के अंतर्गत हम लोग अभिकर्ताओं को ज्यादा से ज्यादा एचएमआई तक अप्रोच करने के लिए मदद करेंगे, डायरेक्टली मदद करेंगे और इनडायरेक्टली भी मदद करेंगे। तो ये स्ट्रेटेजी के ऊपर में हम लोग दूसरी स्ट्रेटेजी के ऊपर में इस कोर्स के ऊपर काम करने वाले हैं। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है कि स्किल डेवलपमेंट। जैसा कि मैंने कहा कि दो चीजें आपको करनी है जब आप बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं, तो सबसे पहला है कि आपको स्किल डेवलप करना चाहिए और दूसरा गुडविल जनरेट करना चाहिए। इस कोर्स में हमने वो सारी चीजें अंतर्भुक्त की है, इन सारी चीजों का हमने समावेश किया है जिसके वजह से लोग आउटशाइन कर पाएंगे, अपने आप को आउटरीच कर पाएंगे ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स तक के और अपने स्किल्स को इंप्रूव कर पाएंगे, ताकि आने वाले समय में चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हमारे अभिकर्ता बंधु, ये सुपर एडवांस कोर्स के पार्टिसिपेंट्स आने वाले समय में हर परिस्थिति में बेहतर बिजनेस कर पाएंगे। तो इस तरीके से सुपर एडवांस कोर्स के माध्यम से हम आशीष मुद्रा सेल्स एकेडमी की ओर से प्रयास कर रहे हैं कि हमारे अभिकर्ताओं को एक बेहतरीन कौशल्य, बेहतरीन स्किल्स को हमने दिया जाए और जिसके माध्यम से वो लोग विपरीत परिस्थितियों के साथ में लड़ सके। आशीष जी, जैसे कि आपने कहा कि आने वाले दिनों में जो बिजनेस है लाइफ इंश्योरेंस का, वो टॉप ऑफ द पिरामिड से हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल से आने वाला है। तो इन हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स में अपनी गुडविल क्रिएट करने के लिए और उनके बीच बिजनेस करने के लिए आप हमारे अभिकर्ताओं को किस प्रकार तैयार करेंगे? तो विवेक जी, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 13 वर्षों से 2007 से लेकर 2020 तक के मैं हजारों हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स और एंटरप्रेन्योर के साथ में काम कर चुका हूं, उनकी समस्याओं को, उनके प्रॉब्लम्स को समझ चुका हूं और पिछले 13 साल से मैं उन समस्याओं का समाधान करते आया हूं प्रोफेशनली। तो इस वजह से हमारे सुपर एडवांस कोर्स के जो पार्टिसिपेंट है उनको हम ऐसे ही कुछ सॉल्यूशंस देने वाले हैं जिनको लेकर वो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स के पास में जा सकते हैं और उनको वो सॉल्यूशंस फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर कर सकते हैं। और इस तरीके से हमारे सुपर एडवांस कोर्स के जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो अपने प्रोस्पेक्टिव हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल कम्युनिटी में, मार्केट में अपना गुडविल डायरेक्टली जनरेट कर पाएंगे। आशीष जी, आपने हाल ही में एक पॉप्स टेक्निक को लॉन्च किया है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये टेक्निक एग्जैक्टली क्या है? मेरे पिछले 19 साल का सेल्स का जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है उसको संकलित कर सबसे बेहतरीन और सबसे इफेक्टिव प्रेजेंटेशन और सेल्स की जो टेक्निक है वो मैंने डेवलप की है, जिसका नाम है पॉप सेलिंग टेक्निक। दोस्तों, पॉप्स टेक्निक की वैसे तो बहुत सारी विशेषताएं हैं। मैं आपको 6 विशेषताओं के बारे में बताऊंगा। सबसे पहली विशेषता यह है कि यह एक साइंटिफिक टेक्निक है जो कि कंज्यूमर बिहेवियर और कंज्यूमर साइकोलॉजी के ऊपर आधारित है और यह सेल्स की टेक्निक कंज्यूमर की बाइंग की प्रोसेस के साथ परफेक्टली मैच करती है। इसके वजह से जब आप इसके इस्तेमाल करते हैं तब आपका सेलिंग बहुत ही सीमलेस हो जाता है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह एक बहुत ही आसान टेक्निक है। आपको कस्टमर को समझाने के लिए भी आसान है और आपके कस्टमर को इसे समझने में भी काफ़ी आसानी होती है। तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है कि पॉप्स टेक्निक एक वर्सटाइल टेक्निक है जो कस्टमर के लॉजिक और इमोशन दोनों चीज़ों को एड्रेस करती है। इसका मतलब यह है कि ह्यूमन ब्रेन के, इंसानी दिमाग में लेफ्ट और राइट ब्रेन होते हैं। एक दिमाग लॉजिकल होता है, लेफ्ट ब्रेन लॉजिकल होता है और राइट ब्रेन क्रिएटिव होता है, इमोशन से जुड़ा होता है। तो पॉप्स टेक्निक एक इकलौती ऐसी नोन टेक्निक है जो कस्टमर के लॉजिक और इमोशंस दोनों को अपील करती है। चौथा इंपॉर्टेंट मुद्दा यह है कि इसमें एक ज़बरदस्त एडवांटेज आपको मिलता है। पॉप्स टेक्निक को इस्तेमाल करने से आप अपने आप को अपने सेल्स के सब्जेक्ट का एक एक्सपर्ट और अथॉरिटी करके आप अपने आप को प्रोजेक्ट करते हो। तो ये इसलिए होता है क्योंकि आपको पॉप्स टेक्निक का इस्तेमाल करने के बाद में प्रोडक्ट के बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप डायरेक्टली प्रीमियम के बारे में बात करते हो और सिर्फ प्रीमियम के बारे में बात करते हैं। पांचवा और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिट एक ये है उसमें कि ये कस्टमर के रेजिस्टेंस को मिनिमाइज करती है। दोस्तों, जो आपके ग्राहक के मन में सेल्स के प्रति जो रेजिस्टेंस होता है
और जो प्राप्त परिस्थिति में कोविड-19 के वजह से जो बढ़ रहा है निरंतर, उसको बहुत हद तक कम करने में ये पॉप्स टेक्निक आपको मदद करती है। और आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये एक ज़बरदस्त तरीके से इफ़ेक्टिव टेक्निक है, क्योंकि एक तरफ जहाँ ये ऑब्जेक्शंस को तो कम करती है, वहीं दूसरी तरफ आपको मैक्सिमम प्रीमियम पाने में मदद करती है। तो इस तरीके से पॉप्स टेक्निक का इस्तेमाल करने से आप हमेशा कंपटीशन से 2 कदम आगे रहते हैं। पॉप्स टेक्निक ऐसी सुपर एडवांस टेक्निक है, सुपर एडवांस सेल्स टेक्निक है, जो सेलिंग को इजी, इफर्टलेस और अनऑब्जेक्शनेबल बनाती है। पॉप्स टेक्निक ऐसी सुपर एडवांस टेक्निक है जो आपको इमीडिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्रदान करती है। आशीष जी, जैसे कि आप जानते हैं कि कई सालों से हमारे अभिकर्ता प्रोडक्ट सेलिंग, कॉन्सेप्ट सेलिंग इसका इस्तेमाल करके अपना बिजनेस कर रहे थे। तो ऐसे परिस्थिति में यह पॉप्स टेक्निक की क्या अहमियत है? इसको आपने क्यों इजाद किया? विवेक जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पिछले कई वर्षों से लोग प्रोडक्ट सेलिंग और कॉन्सेप्ट सेलिंग के ऊपर में काम करके अपना काम चला रहे हैं, लेकिन मेरे मानने में आने वाले समय में ये किसी भी प्रकार की जो सेल्स की जो प्रक्रिया है, सेल्स की जो टेक्निक है, वो कस्टमर के सामने में इस्तेमाल करेंगे, वो कस्टमर के ऊपर इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादातर वो मिस फायर करेंगे। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि अभी जो पैंडेमिक की वजह से जो लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग और इकोनॉमिक स्लोडाउन की परिस्थिति जो बनी है, जो एक नेगेटिव सेंटिमेंट बने हैं, इसकी वजह से लोगों के मन में किसी भी सेल्स की प्रक्रिया के खिलाफ और किसी भी प्रकार के सेल्स के प्रयासों के खिलाफ लोगों के मन में एक नेचुरल रेजिस्टेंस निर्माण हो चुका है। इसकी वजह से आप नॉर्मल जो प्रोडक्ट सेलिंग और कॉन्सेप्ट सेलिंग की जो प्रक्रिया, आप अगर वो जो सेल्स प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं अपने कस्टमर के साथ में, तो अभिकर्ताओं को काफी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है, काफी विरोध का सामना करना पड़ सकता है और बिजनेस करने में काफी मुश्किल जा सकती है। इसलिए मुझे लगता है कि पॉप्स टेक्निक को सीखने, समझने का और इस्तेमाल करने का ये बेहतरीन मौका है हमारे अभिकर्ताओं के साथ में। आने वाले समय में कंपटीशन बढ़ने वाली है और इस कंपटीशन के बीच और उसके कंपटीशन के बावजूद, इकोनॉमिक स्लोडाउन के बावजूद अगर अभिकर्ताओं को बिजनेस करना है तो हमको कंसल्टेटिव सेलिंग और सॉफ्ट प्रकार की सेलिंग का हमको इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग की कोई भी प्रक्रिया हो, चाहे वो प्रोडक्ट सेलिंग हो, कॉन्सेप्ट सेलिंग हो, वो आने वाले समय में कारगर साबित नहीं हो सकती। कंज्यूमर के मन में ओवरऑल जो निगेटिव सेंटिमेंट्स है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो परचेस पावर में जो कमी आई है और ओवरऑल जो निगेटिविटी है बिजनेस के बारे में, उसके वजह से लोगों के मन में सभी प्रकार के सेल्स के अप्रोच के खिलाफ एक रेजिस्टेंस बन चुका है और आने वाले समय में रेजिस्टेंस काफी बढ़ सकता है। वो बढ़ने की संभावना मुझे दिखाई देती है, क्योंकि ये साइकोलॉजी बेस्ड टेक्निक है और लोगों की बाइंग प्रक्रिया को मैच करने वाली टेक्निक है। लोगों की बाइंग प्रक्रिया के साथ में तालमेल बिठाकर सेल्स करने की प्रक्रिया है। ये जो पॉप्स टेक्निक है, सेलिंग को काफी इजी, इफर्टलेस और आसान बना देती है, जिसके इस्तेमाल से आपके कस्टमर को पता भी नहीं चलेगा कि आप उनको कुछ बेचने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक प्रकार से यह एक सॉफ्ट टेक्निक है जिसका इस्तेमाल कर कर आपको लोगों का विरोध और रेजिस्टेंस आप कम कर पाएंगे और अपनी सेल्स की प्रक्रिया को आसान और सीमलेस बना पाएंगे। दूसरे शब्दों में आपसे कहूं तो प्रोडक्ट सेलिंग और कॉन्सेप्ट सेलिंग के जो भी डिसएडवांटेजेस है और ड्रॉबैक्स है, उसको दूर करने के लिए साइकोलॉजी बेस्ड सेलिंग का इस्तेमाल करना आपको बहुत जरूरी है। और पॉप्स टेक्निक ऐसी साइकोलॉजी बेस्ड सुपर एडवांस टेक्निक है जो आपके सेलिंग को इजी, इफर्टलेस और अनऑब्जेक्शनेबल बनाती है। और इसीलिए हमारी आउटस्किल स्ट्रेटेजी के तहत हमने सुपर एडवांस कोर्स में इस बेहतरीन पॉप्स टेक्निक्स को शामिल किया है और हमारे सुपर एडवांस कोर्स में सिखाई जाने वाली इस सुपर एडवांस साइकोलॉजी बेस्ड पॉप टेक्निक्स का इस्तेमाल कर कर हमारे सुपर एडवांस कोर्स के जो पार्टिसिपेंट्स है वो आने वाली विपरीत परिस्थिति में भी एक बेहतर बिजनेस कर पाएंगे। तो दोस्तों, इस कार्यक्रम में हमने जाना कि पैंडेमिक की वजह से हमें जो समय मिला है, ये जो गॉड सेंड अपॉर्चुनिटी हमें मिली है, इसका हम सदुपयोग करें। हम हमारे स्किल डेवलपमेंट में समय लगाए, हमारे ग्राहकों के ऊपर ज्यादा फोकस करें, हमारे ग्राहकों की समस्याओं को जाने, उनके समाधान उन तक पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि हमारी गुडविल जनरेट हो। आने वाले दिनों में परिस्थिति कितनी भी विपरीत हो, हमारा बिजनेस अच्छे से चलना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिए। आशीष जी,
आज के इस कार्यक्रम में आप पधारे और एक बहुत अमूल्य मार्गदर्शन हमारे अभिकर्ता बंधुओं को किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।